नमस्कार। वर्तमान समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हृदय रोगियों की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है और ख़ास करके कोरोना काल के बाद में हम ज़्यादा इनको अपनी गणित में शामिल कर रहे हैं और लगातार ये चर्चा भी रही है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट माने या वैक्सीन का प्रभाव माने कि इस तरह की चर्चाएं रही हैं कि हृदय रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हमारे आसपास हमारे सामने ऐसी बहुत सी मौतें सामने आ रही हैं, जबकि हमें लगता है कि इन लोगों में हृदय रोग की कोई संभावना या आशंका नहीं थी, उसके बावजूद वो उसके शिकार हुए। तो इसके बीच में जो हृदय रोग संबंधी बीमारियों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर लीलाधर शर्मा। आप वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। हम इनसे हृदय रोग के ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे कि हृदय रोग के कारण क्या हैं, लक्षण क्या है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम लीलाधर जी से जानना चाहेंगे कि हृदय रोग जो है उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हृदय क्या है और वो हमारे शरीर में किस तरीके से फंक्शन करता है और उसका क्या काम है। नमस्कार। हृदय क्या है? बिल्कुल, हृदय रोगों को जानने से पहले हृदय क्या है ये जानना आवश्यक है। हृदय हमारे वक्ष स्थल में बीच में और मुट्ठी के आकार की इस तरह की संरचना हृदय की होती है, जो रिब केज में सुरक्षित रहता है और मध्य सीने में रहता है। उसका अपेक्स है वो लेफ्ट साइड में रहता है। हृदय का काम एक पंप की तरह है जो पूरे शरीर को शुद्ध रक्त की सप्लाई तो देता है, जिसमें ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिशन शामिल होते हैं, और अशुद्ध रक्त जो सेल्स में टिश्यूज में जो हो जाता है उसको वह कलेक्ट करके हृदय लाता है और संबंधित अंगों के थ्रू फेफड़ों में, किडनी में जब शुद्ध होकर आ जाता है तो उसको वापस सर्कुलेट अंगों तक करता है। यह हृदय का मुख्य कार्य है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हृदय के बारे में। हृदय रोग के कारण क्या है और हम कैसे ये माने कि वर्तमान समय में ये कारण बढ़े हैं जिससे हृदय रोगियों की संख्या भी बढ़ी है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे व्यक्ति जो हृदय रोगी बन जाता है? देखिए, हृदय रोगों के मुख्य कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से हृदय रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। उसके बाद में धमनियों के विकार, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे, तो मान लीजिए धमनी काठिन्य जिसमें बोलते हैं, तो आर्टरी यानी धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, उसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी ये होती है, जो दूरस्थ धमनियाँ होती हैं उनकी संरचनाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, वो भी एक कारण होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक लेने से उनसे भी हृदय रोग का खतरा रहता है। स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी आजकल जैसा कि मुख्य कारण के रूप में मान सकते हैं। तनाव का स्तर बहुत बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में भी तनाव है, तो एक तनाव इसका मुख्य कारण है। मधुमेह यानी जिसको शुगर जी। अब इसके विस्तार में यदि जाए जी, ये तो मुख्य कारण बताए हैं, तो विस्तार में यदि जाते हैं तो यदि मधुमेह के कारण को देखना पड़ेगा। मधुमेह का क्या कारण है कि हाई कैलोरी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसमें नमक, चीनी, मैदा और चाशनी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अधिक खाते हैं। नमक भी यदि अधिक सेवन करते हैं, धूम्रपान, एल्कोहल, इस तरह का जो खान पान है जी, वो, और जितना हम खाते हैं उसको उसकी रेशियो में कंजप्शन नहीं करते हैं। तो जैसे अभी मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया था, तो जितनी ऊर्जा हम लेते हैं जी, और उसका कंजप्शन नहीं होता, जी, तो वो कैलोरीज है, वो ग्लूकोज है, वो ब्लड स्ट्रीम में रन करती है, और ब्लड स्ट्रीम में रन करती है तो वो भी
मेटाबॉलिट होकर के फैट के रूप में ही जमा होती है जी। वो लीवर में भी होती है, आर्टरीज में भी हो जाती है, मोटापे के रूप में पेट पे, नितंबों पर, सब जगह ही वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो जमा होती है। जब ये चर्बी जमा होती है और पेंक्रियाज भी लगातार उसको यूटिलाइज करने के लिए काम करता है और हर एक ऑर्गन की कार्य करने की एक क्षमता होती है जी। जैसे इससे रिलेटेड शुगर की बात कर रहे थे अपनी, तो शुगर एक पेंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, बनाते बनाते मान लो कोई आदमी इतनी उस पर लोड डाल रहा है कि कैलोरी खूब अधिक ले रहा है, उसको कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो पेंक्रियाज भी थक जाता है, रिलैक्सेंट हो जाता है और अंतोगत्वा ये स्थिति आती है कि वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है, जितना हमें चाहिए उससे कम करता है। तो वो टाइप 2 शुगर, फिर वो शुगर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा तो वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और धूम्रपान तो आप जानते ही हैं कि धूम्रपान तो हृदय रोग ही नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों का कारण है, जड़ है। तो इस तरह से ये हृदय रोग के कारण है। आपने जो कारण गिनाए उनमें डायबिटीज़ है, बीपी है, धूम्रपान है, ये सब कारण था, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए कारण हैं। तो इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा मैं कि आजकल का जो खान पान है जी, वो शुद्ध नहीं है जी। बाजार में जो चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो अनाज से लेकर के मिर्च, मसाले, सब्जियां, पता नहीं उनमें क्या क्या मिलावट करते हैं, उसकी गहराई तो मैं नहीं जानता इतनी और उस विषय में जाएंगे भी नहीं, लेकिन इतना तो अनुमान अवश्य है कि जो हम खान पान खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है जी। चाहे वो दूध हो, चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो, चाहे और कुछ भी हो। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी इस पे दी। ये हृदय रोग के लक्षण क्या है, कब हमें ये पता चल जाता है या कब किसी व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए या उसे सोचना चाहिए कि वह हृदय रोगी हो सकता है और उसे इस बारे में आगे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस तरह आगे बढ़ना चाहिए? हृदय रोग के लक्षणों पे आप चर्चा करें। देखिए, हृदय रोग से जुड़े हुए जो रोग हैं उनसे और लक्षणों को जोड़ करके बात करते हैं। ब्लड प्रेशर मान लो किसी का बढ़ रहा है जी, पल्स रेट बढ़ रही है, पल्स की रिदम है वो अनियमित हो रही है, अतालता जिसे बोलते हैं। मान लीजिए वजन भी बढ़ रहा है, आप पैदल श्रम थोड़ा बहुत भी करते ही सांस फूलता है। ये एक बहुत मुख्य एक व्यक्ति जो बिना नाड़ी परीक्षण या बीपी परीक्षण के वो जो स्वयं अनुभव करने वाला वो लक्षण है, वो है कि यदि कोई श्रम कर रहा है, थोड़ा सा श्रम करते ही, मान लो सीढ़ी चढ़ रहा है जी, सीढ़ी चढ़ते ही 5-7 सीढ़ी चढ़ने के बाद में उसको सांस फूल रहा है, जी, तो ये अलार्म है कि आपको हृदय रोग हो सकता है। जी। जब हमें महसूस होता है कि हमें हृदय रोग हो सकता है, उसके बाद हम चिकित्सा संस्थान जाते हैं, ऐसी कौन कौन सी जांचें होती हैं जिनके आधार पर लगातार हम तय करते हैं कि हमारे हृदय रोग का स्तर क्या है और कितनी बीमारी हमें है? तो वो इसकी जांचों के बारे में आप बताएं। अवश्य, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी कि आज विज्ञान का युग है। जी, कोई भी बीमारी हो, ये हृदय रोग तो बहुत गंभीर रोगों की श्रेणी में आता है, जी। कोई भी छोटी बड़ी भी बीमारी में आजकल क्या है कि जांच का दौर है, जांचें करवाते हैं। तो इसमें मान लो प्राथमिक जांच के रूप में बात करें तो ब्लड प्रेशर और ईसीजी, जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी यदि नॉर्मल है जी, तो और ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल रेंज में है, पल्स रेट भी आपको नॉर्मल जी। रेंज में है, तो पूरी संभावना है कि आपके हृदय रोग से नहीं है, नहीं है। ठीक है। यदि ईसीजी में कोई चेंजेस आ रहा है, जी, आपका बीपी भी मान लो बढ़ रहा है, तो फिर उसमें आगे की जांचों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें जैसे टीएमटी है, ट्रेडमिल टेस्ट। जी, ट्रेडमिल टेस्ट में वो साइकिलिंग करके और एक्सर्शन करके, एक्सर्शन की फेज में ईसीजी करते हैं, बहुत फेज में। जी, तो उसमें माइन्यूटली अगर कोई भी गड़बड़ी है तो वो पकड़ में आ जाती है।
उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी जी, होती है। इको जिसको अपने सामान्य भाषा में सामान्य भाषा में इको बोलते हैं, वो इकोकार्डियोग्राफी जी। है। वो इकोकार्डियोग्राफी एक तरह से हृदय की सोनोग्राफी रिपोर्ट है। जी, उसमें हृदय की दीवारों की, वाल्व की संरचनात्मक है वो जांच हो जाती है कि भाई उसकी दीवारों की मोटाई कितनी है, कहीं बढ़ तो नहीं रही है, वाल्व सही स्थिति में है, वाल्व की स्थिति सही है, इस तरह की जांचें उसमें। और उसके बाद में होती है एंजियोग्राफी। जी, एंजियोग्राफी में जो हृदय को सप्लाई देने वाली आर्टरीज है, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनकी का ग्राफ निकल जाता है कि भाई उनमें कोई रुकावट, ब्लॉकेज, जिसे अपने आम भाषा में ब्लॉकेज कहते हैं, तो ब्लॉकेज सीएडी मेडिकल की भाषा में कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज, वो उसको जांच करने के लिए, तो वो इस तरह की जांचें हृदय रोग के निदान की होती है। जी। जांच के बाद दो तरह के हृदय रोगी हम मान सकते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने खुद महसूस किया कि हमारी सांस फूल रही है, या सीढ़ियों पे हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, या किसी प्रकार की दिक्कत हमें सांस लेने में हो रही है। एक वो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच करवाएंगे, तो वो निश्चित रूप से वो फ़ायदे में रहेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिनको अचानक अटैक आ जाता है, उनके परिजन ही उनको लेकर जाते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, और उनकी चिकित्सा में क्या अंतर है, किस तरह का उपचार उन्हें दिया जाता है? देखिए, जैसा ये महसूस करने वाली बात हमने की जी, तो जो पहले महसूस हो जाता है तो वो डायग्नोस हो जाता है, जल्दी हो जाता है। उससे अपने कार्डिक स्टेटस का पता चल जाता है। जी, उसका संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं जी, वो उनका प्रॉपर वो ट्रीटमेंट प्रारंभ कर देते हैं, जी। तो वो उन पे चलते रहते हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद इग्नोर भी करता है, जी, और इसे स्वास्थ्य शिक्षा की कमी भी मान जी। सकते हैं, लापरवाही भी मान जी। सकते हैं। तो जैसे एक हाइपरटेंशन है, मान लीजिए, जी। उच्च रक्तचाप के उदाहरण से लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ते ही उसको लक्षण महसूस हो जाते हैं, जी, उसकी टॉलरेंट पावर बॉडी की नहीं है, तो उसको जैसे चक्कर आना है या जी मतली होना है, इस तरह के चक्कर, या बेचैनी है, सिर दर्द है, इस तरह के लक्षण हो जाते जी, हैं। तो उसकी इनिशियल फेज में ही वो बीमारी है वो पकड़ में आ जाती है। अभी ये माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, हाइपरटेंशन का रोगी है ये। कई बार क्या होता है कि बॉडी टॉलरेट करती है, जी, और बहुत अधिक हाइपरटेंशन होता है तो भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। जी, लेकिन पता नहीं चलता इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो अंदर ही अंदर उस सारे सिस्टम जी। पर वो हाइपरटेंशन का प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। वो किडनी पर भी पड़ रहा है, आपके हार्ट पर भी पड़ रहा है, आपके ब्रेन पर भी पड़ रहा है, हर एक वाइटल ऑर्गन पे पड़ रहा है। तो जैसे एक कार्डियोमायोपैथी बिल्कुल, शब्द है, तो जैसे लंबे समय तक हाइपरटेंशन में, उच्च रक्तचाप में रन करता है, तो उसकी हार्ट में की मांसपेशियां हैं वो मोटी हो जाती हैं, कार्डियोमेगाली बोलते हैं उसको, कार्डियो हाइपरट्रोफी भी बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा अचानक हार्ट फेल हो गया, पहले जी, कुछ नहीं, जी, जी, वो ऐसे ही केस होते हैं कि वो उनको कोई लक्षणों से पता नहीं चलता, जी, जी। और स्वयं आज हमारे समाज में अभी भी इतनी जागरूकता नहीं आई है जी। कि भाई ठीक है, 40 साल के बाद में अपने कोई कार्डियक स्टेटस की अपने आप जांच कराए जब तक उसको बिल्कुल। कुछ दिक्कत नहीं हो। तो वो फिर क्या है कि वो रन तो कर रहा है बीमारी में, और फिर अचानक फिर क्या है कि उसका कार्डियक जो स्टेटस है, कार्डियोमेगाली होती है उसके, तो वो अचानक ही कई बार फेलियर की स्थिति में भी चला जाता है, तो उसको कहते हैं कि इसमें बनाने के अचानक हार्ट फेलियर हो गया। और आजकल तो बड़े मुझे दुख होता है कहते हुए कि 28, 30 साल के बच्चों के अचानक हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ये यही कारण है कि वो मोटापा और उनसे ब्लड प्रेशर, उनके प्रति जागरूकता नहीं है। जी। और अगर मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, यदि बच्चा कोई है, जवान युवा है, उनके यदि अगर वजन बढ़ रहा है तो उनको जागरूक हो जाना चाहिए, अपना वजन कम करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। हाई कैलोरिक चीज़ें, मैदा है, चीनी है, चिकनाई है, घी वगैरह, ये सब नहीं खाएं और परहेज से रहें और एक्सरसाइज वर्कआउट को बढ़ाएं।
योग प्राणायाम हमारे आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक जी। विकल्प है, उसको अपनाएं तो ये। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोगों में बीमारी के लक्षण महसूस नहीं होते हैं, उनको खुद को भी महसूस नहीं होते हैं, और वो उनके एक तरीके से मान लीजिए कि उनके शरीर की वो टॉलरेंस पावर है जो उनको महसूस नहीं होने देती, इसलिए उनमें बीमारी बढ़ते जाती है और एक दिन वो अचानक प्रकट होती है तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि आपने कल ही चेकअप करवाया, बिल्कुल आपका एकदम सही आ रहा था, उसके बावजूद आपको दिक्कत हो गई। तो ये कौन से कारण हैं जिनसे अचानक एकदम से व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है और हार्ट फेलियर की स्थिति बन जाती है? देखिए, ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि जांच नॉर्मल आ रही हो और फिर अचानक वो हो गया। उसके कुछ गिने चुने कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो सीधा ही तो हमें एंजियोग्राफी करवा रही नहीं है। बिल्कुल। जैसे हमने पहले प्राथमिक जांचों की बात की है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के ब्लॉकेज बना हुआ है जी। ब्लॉकेज बना हुआ है तो वो बिना एंजियोग्राफी के तो वो जांच में आता नहीं है, और वो मान लो ब्लॉकेज है भी 50-60 जी प्रतिशत का, तो वो नॉर्मल रन कर रहा है। जी। कभी कभार ऐसा होता है कि जो ब्लॉकेज का प्लेग होता है, जी। ब्लॉकेज बनता है एदेरो का मतलब होता है दलिया, एक दलिये के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्लॉकेज बनता है उसका, तो वो आर्टरी में चिपका रहता है। कई बार वो क्या है वहाँ से ब्रस्ट हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होकर ब्लड का वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। जी। ब्लड का क्लॉट है वो अचानक उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है अचानक, और फिर वो हार्ट अटैक उसको अचानक आ सकता है। जहाँ तक मैं समझाऊँ उसका यही कारण हो सकता है। आपकी आयुर्वेद पे बहुत अच्छी विशेषज्ञता है। आयुर्वेद में हृदय रोग से बचाव के लिए या उसके उपचार के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से आयुर्वेद में हृदय रोगी जो है अपने आयुर्वेद को अपनाकर जो है और अपना बचाव कर सकते हैं? देखो, चूँकि मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद हमें हमारा एक स्वस्थ जीवन शैली, हमारी सरकार का भी एक कार्यक्रम है। स्वस्थ जीवन शैली में हम अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए शिक्षा देते हैं आमजन को। तो इससे श्रृंखला में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना हल्का सुपाच्य भोजन करें। जी। हाई कैलोरिक चीज़ें, चिकनाई 35 साल की उम्र के बाद में तो वैसे भी बहुत सजग हो जाना चाहिए आजकल को देखते हुए। तो एक तो हल्का सुपाच्य भोजन करें, हरी सब्जियां, फाइबर वाला भोजन, मौसमी फल जिसमें साइट्रस हो, जैसे नींबू है, मौसमी है, इस तरह का भोजन। हमारे राजस्थान में जो पारंपरिक जो सब्जियां हैं, कचरी है, ये लोहिया है, टिंडसी है, ये भी इसमें बहुत अच्छे फाइबर देती हैं और सुरक्षित सब्जियां हैं, निरोगी हैं, तो इनका भी प्रयोग करना चाहिए। मोटा अनाज जो है उसमें बाजरा है, ज्वार है और जो है, हमें जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको भी ये बताते हैं, जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के होते हैं उनके भी ये बताते हैं कि आप एक अनुपात बना लीजिए कि 5 किलो गेहूँ, 4 किलो जौ, 1-1.5 किलो उसमें गेहूँ चना, इस तरह का आटा है उसका सेवन करें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करें, एल्कोहल बिल्कुल नहीं लें, हाई कैलोरिक चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें जिसमें मैदा है, चीनी है, चाशनी की मिठाइयाँ बहुत ही इसमें नुकसानदायक रहती हैं। तो योग प्राणायाम, प्रातः जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें, टाइम से सोएं। अनिद्रा भी इसका एक कारण भी होता है, लक्षण भी होता है, तो नींद नहीं निकालें, समय पर सोएं और प्रातः जल्दी उठें, प्रातः भ्रमण करें, हल्की एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें। तो इस तरह से और स्वस्थ जीवन शैली की पालना यदि करें, दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों की, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और हृदय रोगों से बचाव रह सकता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। निश्चित रूप से आज की वार्ता का जो सार है वो यही है कि व्यक्ति को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का चेकअप करवाना चाहिए, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत महसूस होती है
तो उसके बाद उसे जो है अपनी दिनचर्या में और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और धूम्रपान और इस तरह की जो बुराइयां व्यक्ति में पनप जाती हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित रूप से ये वार्ता जो है लीलाधर शर्मा जी की हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और हम एक जागरूक समाज का, स्वास्थ्य के लिए जागरूक समाज का निर्माण करेंगे तो एक बेहतर देश और बेहतर समाज की रचना भी कर सकेंगे। आप आज वार्ता के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए, आपको लीलाधर जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।